आज राहुल गांधी ने अपने किसान साथियों के साथ मीटिंग की है और उनके साथ लंच किया है। आपको याद होगा राजीव जी, और आपने ही सुबह सबसे पहले लिखा था, हमें तो सबसे पहले सुबह जब हम उठे सो के तो आपके ट्वीट से ही मालूम पड़ा कि राहुल गांधी हरियाणा में धान रोपने पहुंच गए हैं। तो वो चला भी बहुत ज़्यादा था, आपका बड़ा वायरल हो गया था वो वाला ट्वीट आपका। तो राहुल गांधी पिछले शनिवार को जब हरियाणा के मदीना बरोदा गांव है जो, वहाँ पहुँचे थे और ख़ास तौर से महिला किसानों के साथ उन्होंने धान रोपी थी और उनके साथ रोटी खाई थी। तो वहीं पे वो उन लोगों को दिल्ली आने का निमंत्रण भी दिए आए थे और आज दोपहर को उनके साथ उन्होंने 10 जनपद पे लंच लिया, रोटी खाई थी और आज उनको रोटी खिलाई। और इसमें सोनिया गांधी जी भी शामिल हुई इस लंच में और प्रियंका गांधी जी भी शामिल हुई और वो सारी महिला किसान लड़कियां बहुत खुश थे आज कि राहुल भैया ने जो कहा था वो राहुल भैया ने पूरा किया। हमको यहाँ बुला के सोनिया मैम से मिलवाया, प्रियंका दीदी से मिलवाया। तो राहुल गांधी जो है देश में एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं और वो राजनीति है जनता के साथ मिलने की, उनका दुख दर्द सुनने की, समझने की और उनके दुख दर्द की आवाज़ बनने की। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 9 साल में क्या हुआ कि लोगों की आवाज़ दब गई और लोगों को ये लगने लगा था कि अब हमारी आवाज़ कोई उठा नहीं सकता। इसी के लिए राहुल गांधी ने सबसे पहला मंत्र दिया था, डरो मत। और फिर उसको और वजनदार बनाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। इन दोनों बातों का केवल जनता में असर नहीं हुआ, पूरे विपक्ष में असर हुआ है। आप देखिए कि बेंगलुरु में जो मीटिंग होने वाली है ये 17 और 18 तारीख को, अगले सोमवार और मंगलवार को, तो उसको लेके देश भर में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और पिछली बार उसमें 18 पार्टियां शामिल हुई थी, इस बार 25 पार्टियां शामिल हो रही हैं विपक्ष की, जिसको लेके मोदी जी कहते थे कि जुगलबंदी इसलिए हो रही है और भक्त लोग कहते थे कि इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक आदमी से लड़ने के लिए। लेकिन रिएक्शन में कि जब देखा कि बेंगलुरु में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इतनी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, तो एनडीए ने भी, बीजेपी ने भी मीटिंग बुला ली। 18 तारीख को दिल्ली में मीटिंग है जी, जिसके लिए वो कहते थे कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, एक अकेला सब पर भारी। उस अकेले को अब उन साथियों की याद आने लगी है जो साथी उससे दूर हो गए थे। तो देखिए स्थिति जो है बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है और वो इसलिए बदल रही है कि अब बीजेपी के और ख़ास तौर से मोदी जी के जो अंतर विरोध है, जिन्हें हम सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शंस कहते हैं, वो सामने आने लगे हैं। आप देखिए कि विदेशों में भारत की क्या इज्जत हुआ करती थी, भारत के प्रधानमंत्री का कितना सम्मान हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचते हैं और वहाँ का सबसे बड़ा अखबार उनके ख़िलाफ़ छापता है, यूरोपियन यूनियन की मीटिंग होती है, कहते हैं कि साहब सब कुछ देश में पहली बार हो रहा है। ऐसा भी देश में पहली बार ही हो रहा है, लेकिन एक बार और हुआ था। एक विदेशी ताकत ने भारत के मामले में बोलने की कोशिश की थी और यहाँ उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, और वो देश भी बहुत बड़ा देश था। उस टाइम भी दुनिया का सबसे बड़ा देश था अमेरिका, और राष्ट्रपति थे निक्सन। जब बांग्लादेश से, पूर्वी बंगाल था उन दिनों, पूर्वी बंगाल से बहुत बड़ी तादाद में भारत में शरणार्थी आने लगे थे, तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से सख्ती से कहा था कि इन शरणार्थियों को भारत आने से, भारत की तरफ आप जो धकेल रहे हैं उससे भारत को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप पूर्वी बंगाल में स्थिति को सुधारें, वहाँ हिंसा न करें, बंगालियों पर जुल्म न करें, नहीं तो अच्छा परिणाम नहीं होगा। तो अमेरिका ने, निक्सन ने इंदिरा गांधी से कहा कि आपको हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, और इंदिरा गांधी ने उसका जवाब दिया था कि मेरे देश की धरती पे शरणार्थी आ रहे हैं, मेरी देश की अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ रहा है, मेरे देश के लोगों में प्रभाव पड़ रहा है, और मेरे पड़ोस में जो अत्याचार हो रहा है उसको हम नहीं देख सकते। हम, अगर पाकिस्तान ने नहीं रोका तो हम वहाँ रोकेंगे। और वही उन्होंने किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए।
दुनिया के इतिहास में ऐसा युद्ध कभी देखने को नहीं मिला कि 1 लाख के करीब सैनिक बंदी बना लिए, उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो इंदिरा गांधी ने क्या दिखाया था कि हमारे मामले में हस्तक्षेप न करो, और अगर तुम्हें कुछ कहना है तो उस पाकिस्तान से कहो जो हमारे यहाँ शरणार्थी भेज रहा है, हमसे कहने की ज़रूरत नहीं है। और आज क्या हो रहा है, पहले अमेरिका ने कहा, और अमेरिका में भी किसने, जो भारत स्थित राजदूत है, और बड़े मजाक के लहजे में उन्होंने कहा कि साहब इसके लिए भारतीय होने की ज़रूरत नहीं है, मणिपुर के बारे में चिंता करने के लिए हम भी कर सकते हैं, और अगर आप कहो तो मदद भी कर सकते हैं। आज तक हमारी समझ में ये नहीं आया के मामले में ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है कि वो एक शब्द नहीं बोल रहे। जाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मणिपुर पहला नहीं है, इससे पहले गुजरात भी ऐसे ही हुआ था। गुजरात में क्या हुआ था, गुजरात में भी एक तरफा नरसंहार हुआ था, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे और उन्होंने वहाँ जाके याद दिलाया था कि राजधर्म का पालन करो। आज तो मोदी जी राजधर्म का पालन करने की बात कहने का सवाल ही नहीं उठता कि जाके मणिपुर के मुख्यमंत्री से कहें। तो मणिपुर में जो हो रहा है वो गुजरात का ही पार्ट 2 है, ठीक उसी पैटर्न पे हो रहा है। गुजरात में भी उसी तरह नरसंहार हुआ था, मणिपुर में भी उसी तरह हो रहा है। शकील अख्तर जी, मणिपुर के मुख्यमंत्री तो इस्तीफा देने जा रहे थे, लेकिन वो बाहर आपने देखा वो इस्तीफा को फाड़ दिया लोगों ने, इसलिए वो नहीं दे पाए। ये नाटकीयता जो है बीजेपी को, माफ़ करिएगा, बहुत भारी पड़ेगी। देखिए, देश जो है और दुनिया में कहीं पे भी सिर्फ बातों से और नाटकीयता से काम नहीं चलता है, काम करने से काम चलता है। आप खाली बातें कर, बातों के तो हम बादशाह हैं, बातों में हमने क्या क्या नहीं कह दिया। हम तो गैस, जो नाले का गैस होता है, उससे चाय बना के हम पूरी दुनिया को जो एनर्जी का संकट है उसको दूर कर सकते हैं। हम कहते हैं कि एक ट्यूब में हवा भरो और उसको लेके आप दूसरी जगह जाओ और वहाँ ट्रांसफ़र कर दो। तो ये सारी बातें जो हैं, बातें करने में बड़ी मजाक लगती है, कुछ लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, जिन्हें आजकल हम भक्त कहते हैं, और एक बड़ा मजाक सा बन गया है कि देखिए, देश की जो सामूहिक समझ है, जिसे हम मेघा कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, वो नीचे की तरफ जा रही है। ये सब बातें बड़ी वैसी हो जाती है, लेकिन कहना पड़ रही है कि नेहरू ने इन चीज़ों को ऊपर उठाया था। आज ये नेहरू को इतनी गालियाँ देते हैं, क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि नेहरू देश की जनता को उन्नत कर रहा था, अपग्रेड कर रहा था, और ये इसको नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं, इन्होंने साफ साफ कहा कि आईआईटी की ज़रूरत नहीं है, हमें आईटीआई चाहिए। बड़े बड़े इंजीनियर जो पढ़े हुए आईआईटी से आज पूरी दुनिया में भारत का नाम कर रहे हैं। भारत का नाम सबसे पहले तो उन्हीं लोगों ने किया, डॉक्टरों ने और इंजीनियरों ने। उसके बाद इकोनॉमिक के क्षेत्र के लोग गए जो आईआईएम करके गए हुए थे। ये जो गुजराती एनआरआई है तो बहुत बाद में गया है, इसने क्या किया वहाँ पे? इससे थोड़ी देश का नाम पैदा हो गया है, और डॉक्टर से, इंजीनियर से हुआ। तो इन्होंने कहा हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो छोटे छोटे मैकेनिक चाहिए जो अरब कंट्रीज़ में जाएँ, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाएँ और वहाँ पे रोज़गार करें, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। देखिए, देश का नाम जो होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल्स से, पढ़े लिखे लोगों से, जिन्हें हम कहते हैं प्रोफेशनल। वो प्रोफेशनल लोग नेहरू ने पैदा किए थे। और आज की स्थिति ये है कि दुनिया में भारत की जो इज्जत है वो बढ़ने के बदले लगातार कम होती जा रही है। यूरोपियन यूनियन का जो प्रस्ताव है, कोई मामूली बात है ये? कोई कैसे हमारे मणिपुर के मामले में हस्तक्षेप कर देगा? कैसे अमेरिका का राजदूत कह देगा? वो इसलिए कहते हैं कि हम तो बोल ही नहीं रहे। दुनिया भर में ये सवाल पैदा होने लगा है कि भारत में आखिर ये हो क्यों रहा है? जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, आधुनिक मूल्य जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जिन्हें हम मानवाधिकार कहते हैं, जिन्हें हम लोकतंत्र कहते हैं, ये सब आधुनिक मूल्य हैं ना। तो ये सारे के सारे अभी तो पूरी दुनिया में फैले भी नहीं हैं, और भारत जो इतना आगे बढ़ के जो पीछे की तरफ मुड़ने लगा है, प्रतिगामी होने लगा है, ये पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है, और अब भारत के लिए भी होने लगा है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बेंगलुरु की जो मीटिंग है ये नैरेटिव को चेंज कर देगी। ये विपक्षी एकता जो है, आप देखिएगा कि 17-18 तारीख के बाद देश में एक नए तरीके का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। 17-18 तारीख के बाद, ज़्यादा दिन नहीं है, आज 14 तारीख बीत रही है।